नगर निकाय चुनाव में जो डेडिकेटेड और इंडिपेंडेंट आयोग के बनने की बात थी, उसमें अपनी बातों को और भाजपा के विचारों को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा। और एक जो लालू जी ने और नीतीश जी ने एक साजिश के तहत फॉरवर्ड मुस्लिम समाज को भी बैकवर्ड बना करके और एक अति पिछड़ों के साथ जो अन्याय किया है, उसकी बातों को उन्होंने आयोग में रखा था। कल चुनाव की घोषणा हुई है। कल ही सुबह सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय करता है कि ईबीसी कमीशन जो है वो गलत है। ईबीसी के फुल फॉर्म में इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन लिखा हुआ है। बिहार में इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन करके कोई शब्द नहीं है, यह एक्सट्रीम बैकवर्ड कमीशन है। और सुप्रीम कोर्ट की इस गलती का, क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन शब्द कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, शाम ही को, और मैं लगातार परसों से यह इल्जाम लगा रहा हूं कि हमारा निर्वाचन आयोग न स्वतंत्र है न निष्पक्ष है, बिहार निर्वाचन आयोग, और इन्होंने आनन फानन में घोषणा कर दी फिर से चुनाव कराने की। आयोग जब कोई भी बनता है तो आयोग अपनी रिपोर्ट रखता है। आयोग एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने कब रिपोर्ट रखी? यह अति पिछड़ा आयोग ने कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया, और किस कारण से उन्होंने इसको एक बहुत ही गुप्त तरीके से बिहार निर्वाचन आयोग को कब दे दिया? बिहार निर्वाचन आयोग ने इस गुप्त तरीके से प्राप्त किए हुए सारे कागजों का कब अध्ययन किया और उसके बाद कब कैसे कल घोषणा की? ये सब चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए। अगर निर्वाचन की प्रक्रिया सभी के सामने सार्वजनिक नहीं होगी तो यह बहुत ही अफसोस है। और अब तो इस बात को पूर्णतः प्रूफ मिल गया कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, और अगर चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी तो बिहार निर्वाचन आयोग ने नीतीश कुमार जी पर, तेजस्वी यादव जी पर और जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव पर, गृह विभाग के प्रधान सचिव पे, चीफ सेक्रेटरी पे, डीजीपी पर क्यों नहीं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस किया है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हम सब देखें, और आप सब पत्रकार उपस्थित थे कि राजगीर में, गया में नदी जल योजना का उद्घाटन हो रहा है। यह चाहे वह पटना में नौकरी देना हो, चाहे राजगीर हो या गया हो, यह तीनों नगर निकाय हैं। दो नगर निगम है, एक नगर परिषद है। अगर यहाँ चुनाव आचार संहिता लगी थी तो इसका सरासर उल्लंघन, जो कि अब सबूत मिल गया कल घोषणा के बाद कि हाँ वाकई यहाँ चुनाव आचार संहिता नगरों में थी। तो अगर नगर में चुनाव आचार संहिता थी तो निर्वाचन आयोग ने अभी तक नीतीश कुमार जी पर, तेजस्वी यादव जी पर, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव पर केस क्यों नहीं किया है? इसका जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। हमें कोई भी विधायक सांसद को एक छोटा सा कार्यक्रम नगर में नहीं करने दिया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, और इन पर एफआईआर भी दायर नहीं होता। तो मेरा पहले निर्वाचन आयोग से यह स्पष्ट अनुरोध है कि वह शीघ्र मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जिन जिन विभाग का उद्घाटन हुआ है उन सभी विभागों के प्रधान सचिव पर शीघ्र एफआईआर करें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। नीति संगत बेल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो गिरफ्तारी भी उनकी होनी चाहिए। और दूसरा हमारा आरोप है कि जब बात इंडिपेंडेंट एंड डेडिकेटेड आयोग बनाने की थी तो आपने 2007 के पुराने आयोग को ही क्यों किया? आनन फानन में, बैक डेट में इनको इंडिपेंडेंट नया आयोग की घोषणा क्यों की? इसमें इंडिपेंडेंट कौन है? आधे सदस्य जदयू के हैं, आधे सदस्य राजद के हैं। तो इंडिपेंडेंट आयोग का इसमें एक भी सदस्य नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो। यह पूरा कुचक्र बिहार सरकार केवल इसलिए रच रही है क्योंकि वह नहीं चाहती कि अति पिछड़ा समाज को आरक्षण मिले, और इसके लिए वह ऐसे हालात कोर्ट के सामने पैदा कर रही है कि जानबूझ करके सभी इस अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जा सके। आप आज 6 महीने हो गए, आपने 500 करोड़ रुपए निकाल लिए जातीय जनगणना के लिए।
2 साल तक आप, अब तो मैं यही कह सकता हूं कि आप नाटक कर रहे थे जातीय जनगणना का, क्योंकि आपके मन में असल में जातीय जनगणना का होता तो यह तो सबसे बड़ा आपके पास मौका था कि आप सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों की जातीय जनगणना कराते, जो जहां पे अति पिछड़ा समाज सबसे ज़्यादा है उनको देते। पर नीतीश कुमार जी की जो एक झूठी जिद है और उसके कारण, चाहे वह शराबबंदी में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे अफसरों के द्वारा बिहार की जनता के साथ नाजायज किया जाना हो, या फिर यह चुनाव हो, यह हर में दिखाता है कि नीतीश जी अपने झूठे अहंकार में बिहार को डुबाने पर लगे हुए हैं। मेरा स्पष्ट मांग है कि जब आयोग बना तो आयोग एन सिन्हा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट सार्वजनिक करे और अपनी भी रिपोर्ट सार्वजनिक करे और निर्वाचन आयोग बताए कि उसे कब अति पिछड़ा आयोग के सारे कागज मिले, उनका उन्होंने कब अध्ययन किया, और आयोग का ऐसा क्या है जिसको आपने इतना सीक्रेट रखा कि किसी न आज तक कोई पत्रकार जानता है, न विधायक जानते हैं, न विधानमंडल जानता है, न कोर्ट जानता है। यह केवल निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री और अति पिछड़ा आयोग के कमरे में भीतर बैठ करके दस्तखतिया आयोग था, इस बात के स्पष्ट प्रमाण है। मेरा बिहार निर्वाचन आयोग से अनुरोध होगा कि अब जब वह चुनावों की घोषणा कर चुके, मान चुके हैं कि यह चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी विभाग के प्रधान सचिवों पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए। ईबीसी, बिहार में ईबीसी आयोग है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का आयोग है। हमारे यहाँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का कोई आयोग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किस आलोक में यह कहा है और जो डिस्कशन हुआ है कोर्ट में, वो हम लोगों ने भी पढ़ा है। पूरा का पूरा डिस्कशन एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस पर था, और इस पर जब उन्होंने इसको कह दिया कि ये नहीं होना चाहिए, तो उस शब्द का, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई शब्द की गलती हो जाती है तो यह कहीं भी उसका क्लैरिफिकेशन लिया जाता है, बट क्लैरिफिकेशन लेने के बदले इसका एक दुरुपयोग करके और पूरे के पूरे बिहार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने लगातार नीचा दिखाने का काम बिहार सरकार कर रही है। लगता है कि कार्रवाई कर पाएगी, जैसे कि आपने कहा। बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए, और मैं अभी लिखित में देने जा रहा हूं, और अगर वह कार्रवाई नहीं करते हैं इलेक्शन कमीशन तो निश्चित तौर पे हम कोर्ट में जाएंगे। कानून सभी के लिए बराबर है। अगर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने किया है तो हर हालत पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो हम हाईकोर्ट में जाके न्याय मांगेंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच देश की मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट को, यानी चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है दोस्तों। मोदी सरकार और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। दरअसल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के यह फटकार लगाई गई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने देश की मोदी सरकार को लेकर के जो बयान दिया है, उससे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सवाल खड़े होने वाले हैं चुनाव आयोग को लेकर के। आगे इसकी पूरी जानकारी देंगे। दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है गुजरात से ही, जहां पर मोरबी हादसे को लेकर के गुजरात मॉडल पर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों, कर्नाटक जैसा हिजाब विवाद अब दोस्तों बंगाल के अंदर खड़ा करने की कोशिश की गई है। बंगाल के अंदर एक और नया हिजाब विवाद सामने आया है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर
चुनाव आयोग के बारे में और चुनाव आयोग के जो मेन अधिकारी हैं, जो चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और पूछा है कि चुनाव आयोग में अरुण गोयल की नियुक्ति बिजली की भी रफ्तार से तेजी से क्यों की गई, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार में उनकी नियुक्ति क्यों की गई है, यह जो है मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। और इसके पीछे वजह क्या है, यह भी आपको बताएंगे। पहले मैं आपको अरुण गोयल जी की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह आप तस्वीर देखिए, यह अरुण गोयल जी है जिनको चुनाव आयोग के अंदर चुनाव आयुक्त की जगह जो है नियुक्त किया गया है दोस्तों। और इनकी नियुक्ति को लेकर के लगातार सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिरकार इतनी जल्दी मोदी सरकार ने इस अधिकारी को इतने बड़े पोस्ट पर क्यों रख दिया, और यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, एक एक पॉइंट आप सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यह शायद हमारे देश का हर व्यक्ति जानता है। यह अलग बात है कि बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गहन चिंता हो रही है। जो लफ्ज मैंने पहले इस्तेमाल किया ना, इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गहन चिंतन चल रहा है दोस्तों। कोर्ट ने केंद्र सरकार को ही कटघरे में इस मामले को लेकर के खड़ा कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के बड़े फैसले लिए जाने हैं। केंद्र सरकार ने बताया जा रहा है कि मामले की जांच कर रही पीठ को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि यह नियुक्ति बिजली की तेजी से क्यों हुई, आखिर 24 घंटे के भीतर ही नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी क्यों कर ली गई। कोर्ट ने कानून मंत्री से चुनाव आयुक्त के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 4 नाम का भी आधार पूछा है। यह बहुत बड़ी बात है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल सौंपने को कहा था। सरकार ने फाइल को संविधान पीठ के सामने पेश किया, जिसके बाद पीठ ने सवालों की झड़ी लगा दी है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस हरिकेश रॉय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार इस संविधान की पीठ का हिस्सा बताए जा रहे हैं। एक चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है और उसको 24 घंटे के अंदर इतने बड़े पद पर बिठा दिया जाता है। जो प्रक्रियाएं पूरी करनी रहती है वो, हालांकि मोदी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि उन्हीं प्रक्रियाओं के हिसाब से हमने इनकी नियुक्ति की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कह दिया है कि आखिरकार इतनी जल्दी आपको क्या थी कि चुनाव आयोग के अंदर इतने बड़े पद पर एक अधिकारी को 24 घंटे के अंदर आपने नियुक्त कर दिया। इससे पहले आप जानते होंगे तमाम पार्टियां ये सवाल खड़ी कर रही थी कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता है। और सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी है दोस्तों चुनाव आयोग को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही कहा था कि देश को ऐसे सीईसी की जरूरत है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई कर सके, जरूरत पड़ने पर पीएम के खिलाफ कार्रवाई कर सके। यह बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियुक्ति को लेकर के सुनवाई करते हुए मोदी सरकार को फटकार लगा दी है। तो जो विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ी कर रही थी कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है, तो उसका कहीं ना कहीं यहां पर हिंट मिल रहा है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बीजेपी अपने हिसाब से, मोदी सरकार अपने हिसाब से अधिकारियों को बिठाती है, जो उनके मन मुताबिक काम करते हैं उनको जो है बड़े बड़े पदों पर बिठा रही है। और इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मोदी सरकार को फटकार लगाई है। एक और खबर की बात करते हैं जो कि सामने आ रही है मोरबी हादसे को लेकर के। मोरबी हादसे को लेकर के हाई कोर्ट ने गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री गुजरात चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन मोरबी वाली घटना पर आप देख रहे हैं ना बीजेपी में किस तरह से खामोशी है दोस्तों। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी मामले पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से सभी पुलों की हालत का सर्वे करने का आदेश दे दिया है।
कोर्ट ने सभी पुलों की लिस्ट मांगी है और सरकार का काम है कोर्ट को यह बताना कि कितने पुलों की स्थिति मोरबी पुल जैसी है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि गुजरात में 1998 से अब तक केवल भाजपा की ही सरकार है और पुलों की हालत क्या है ये आप मोरबी जो मच्छू नदी का पुल था उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसको लेकर के दोस्तों यानी गुजरात हाई कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मोरबी ब्रिज हादसे से जुड़े जितने तथ्य सामने आ रहे हैं उतना ही भ्रष्टाचारी सिस्टम एक्सपोज होता जा रहा है, ये कहते हुए गुजरात